हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का सिविल्स एजुकेशन पीसीएस में। इस वीडियो में हम लोग करेंगे दिसंबर का करंट अफेयर्स। ठीक है, ये 1 से 15 दिसंबर तक का करंट अफेयर्स है। और देखिए यार, परीक्षा आप लोगों की हो गई है, यूपी पीसीएस प्री 2024 हो चुका है। तो आप लोगों ने काफ़ी चीज़ें देखी होंगी, आप लोगों को किस तरीके से अपग्रेड करना है अपनी अपनी पढ़ाई को, है ना। तो ये सारी चीज़ें अब यहाँ से किया जाएगा। वैसे ये जो मंथली पीडीएफ रहती है, ये तो वैसे भी रहती है, उसी स्तर की रहती है, पीसीएस स्तर की। बाकी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। घटना चक्र रिलीवेंट है, बट सिर्फ उसी पर नहीं रह सकते। ठीक है, तो थोड़ा टेक्स्ट बुक वगैरह का यूज कीजिए, एनसीईआरटीज़ का यूज कीजिए। अगर नहीं पढ़ा हो तो अभी पढ़ना शुरू कर दीजिए, अभी है समय, कोई दिक्कत नहीं है। एनसीईआरटीज़ को पढ़ने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। देखिए यार, अगर सिर्फ पीसीएस के लिए हैं आप लोग ना, अगर पीसीएस की ही तैयारी करते हैं, डेडिकेटेड हैं, तो आपको एनसीईआरटी पे जाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अब प्री स्तर जो है वो पहले घटना चक्र से हो जाता था। मैं भी निकाला था एक दो बार, हम हमारा भी निकल गया था घटना चक्र से। लेकिन वही बात है ना यार, सिर्फ प्री से काम बनता नहीं है। जब आप मेंस लिखेंगे तो फिर आपको टेक्स्ट बुक की ज़रूरत पड़ती ही है। तो घटना चक्र से मेंस नहीं लिखा जाता, ना लिख सकते आप। तो उसके लिए टेक्स्ट बुक पे जाना पड़ता है, तो वहाँ पे फिर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक काम आती है। तो आपका परफॉर्मेंस जैसा भी रहा 2024 में, उससे निराश नहीं होना है। अच्छा हुआ तो अच्छी बात है, अगर अच्छा नहीं हुआ तब भी कोई बात नहीं है, उससे हमें सुधार करना है, उससे हमें सीख लेना है। जो जो गलतियां हैं बस उस पर काम कर लेना, सिलेक्शन अपने आप ऑटोमेटिक हो जाएगा भाई 2025 में। तो अब से जो भी एमसीक्यूज प्रैक्टिस हम लोग करेंगे, घटना चक्र शामिल रहेगा। मैं उसको बिल्कुल पॉइंट आउट रिजेक्ट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस के लिए वो अभी भी रिलेवेंट है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो थोड़ा सा इंक्लिनेशन है ना पीसीएस का, वो आप लोगों ने देखा अभी 2024 में। तो उसी इंक्लिनेशन पे हम लोग एमसीक्यूज करेंगे। ठीक है, चलिए इसको करते हैं। ये दिसंबर 2024 करंट अफेयर्स 1 से 15 दिसंबर तक का है, 1 से 15 दिसंबर तक का। पहला टॉपिक हम लोग करेंगे बाल विवाह मुक्त भारत अभियान। ये अभी 2024 में लॉन्च किया गया है। अब देखिए, जो भी आप टॉपिक पढ़े ना यार, अब पीसीएस का हर एक क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए। अभी जो 2024 का दे के आए हो, उसी फॉर्मेट के अनुसार आपको क्वेश्चन फ्रेम करने हैं अपने दिमाग में, कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले। ठीक है, तभी अच्छी तैयारी होगी। तो यहाँ पे जो हम लोग पढ़ रहे हैं बाल विवाह मुक्त भारत अभियान, तो यहाँ पे दो तीन क्वेश्चन फ्रेम कर लीजिए माइंड में, तो वो अपने आप फिर आंसर्स निकलेंगे उसके। तो यहाँ पे बाल विवाह को मुक्त करने की बात की जा रही है। देखो, तमाम यहाँ पे एक्ट पहले से भी हैं, है ना, पहले से काम कर रही है गवर्नमेंट। अभी इस अभियान में कुछ लक्ष्य डिसाइड किया गया होगा, और बाल विवाह को लेके स्टेट्स क्या है ना, आंकड़े क्या हैं, डेटा क्या है, अभी तक का सुधार क्या है, यही चार पांच बातें हम लोग पढ़ लेंगे तो हो जाएगा टॉपिक कवर। देखो यहाँ पे लक्ष्य क्या रखा गया है, बाल विवाह दर को 5% से कम करना है 2029 तक। तो 61 यहाँ पे टारगेट है 2029 तक, 5% यहाँ पे बाल विवाह रेट को लाना है। ठीक है, इसको भी डेज वगैरह हम लोग बाद में देखेंगे, पहले ये फैक्ट देख लेते हैं। देखो, बाल विवाह की अगर स्थिति हम लोग देखें, तो 2019 से 21 में 47.4% से घटकर 23.3% हो गया है। तो ये डेटा जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये निबंध में भी काम आएगा, निबंध तो आते ही हैं ना, सोशल इशू के निबंध आपको देखेंगे परीक्षा में, मुख्य परीक्षा में। तो ये डेटा अगर वहाँ पे आप डालते हैं तो अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर। बाल विवाह सबसे ज़्यादा हो कहाँ पे रहा है भाई, वेस्ट बंगाल में हो रहा है। ठीक है, सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में बाल विवाह की दर है, उसके बाद बिहार में है, फिर झारखंड में है। ठीक है, तो ये दो डेटा याद रखना, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं स्टार मार्क किया हूँ, 47.4% से घटकर 23.3, लगभग देखो आधा हो गया ना, आधा हो गया। चलिए, अब यहाँ पे क्या है, महिला वाली बात है, चाइल्ड डेवलपमेंट की बात है, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस जो होता है ये 25 नवंबर को ऑब्जर्व करते हैं। और मानव अधिकार दिवस जो होता है ये 10 दिसंबर को ऑब्जर्व करते हैं। तो अब जो डेज हैं वो सिंगल सिंगल क्वेश्चन तो पूछ नहीं रहा है डेज में, है ना, वो चार कॉम्बिनेशन बना रहा है और चारों के सामने डेज लिख रहा है, इसमें मैचिंग करने को पूछ रहा है। एक क्वेश्चन में चार चार डेज आपसे पूछना चाह रहा है, तो इस तरीके से फ्रेम करना है। ठीक है, क्वेश्चंस को। चलिए दूसरा टॉपिक करें, नहीं अभी इसी से जुड़े कुछ और एक्ट वगैरह हैं, इनको देख लेते हैं। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम जो है ये 2006 से ही लागू है। देखो 2006 से ये मतलब है, इन फोर्स में है। उसके बावजूद भी खैर इम्प्रूवमेंट हुआ है काफ़ी, 23.3% हो गया, आधा हो गया। 2006 के बारे में ये जो प्रतिषेध अधिनियम था क्या था, ये हम लोग जानते हैं। 18 वर्ष की एज होना चाहिए लड़कियों की, और लड़कों की एज 20 वर्ष होना चाहिए, 21 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, इससे नीचे प्रतिबंध है। खैर होते हैं वो अलग बात है एक्ट में, बट ये लिखा हुआ है। अभी संशोधन भी किया गया इस एक्ट में, एक्ट में नहीं, ये विधेयक लाया गया था, बट वो पेश हुआ लेकिन पारित नहीं हो पाया। ये 2021 में लाया गया था संशोधन। इसमें ये प्रोविज़न किया गया था कि यार ये फीमेल की जो मतलब लड़कियों की उम्र भी 21 साल होना चाहिए, है ना। जो लड़कों की उम्र है ना 21 साल शादी की, वो लड़कियों को भी होनी चाहिए, बट ये हो नहीं पाया लोकसभा में।
लैप्स हो गया एक तरीके से विघटन के साथ। ये बिल जो था, विधेयक जो था, ये व्यपगत हो गया, इसलिए बिल लिखा है ना, पारित नहीं हो पाया इसलिए बिल लिखा है। पारित हो जाता, मोहर लग जाती राष्ट्रपति की, तो ये विधेयक की जगह अधिनियम लिखा होता। तो अगर पूछा जाए इस संशोधन विधेयक में क्या क्या प्रोविजन थे, तो बस ये डेटा याद रखना, 21 साल वाला, ठीक है। फीमेल की भी यहाँ पे, लड़कियों की भी उम्र 21 वर्ष यहाँ पे होने का प्रोविजन था। चलिए दूसरा टॉपिक हम लोग करेंगे ई दाखिल पोर्टल। ई दाखिल पोर्टल क्या है, यहाँ पे कि राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग द्वारा इसको लॉन्च किया गया। तो अब समझ में आ रहा है कि उपभोक्ता विवाद निवारण से संबंधित है, उपभोक्ता के राइट से संबंधित है, कंज्यूमर राइट से संबंधित है। ये जो हम लोग पढ़ते हैं ना, ये कंज्यूमर ये विवाद को क्या बोलते हैं, डिस्प्यूट रेड्रेसल सिस्टम बोलते हैं, है ना, CDRS। शुभारंभ अभी हुआ है 2024 में लद्दाख से। पर्पस समझ में आ गया कि राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण यानी कंज्यूमर के जो राइट्स हैं, डिस्प्यूट हैं, उनको लेके यहाँ पे किया गया होगा। और ये हम लोग पढ़ते हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 का। ये 2019 याद रखना, ठीक है। ये एक्ट के ईयर पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे देखें, ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हम लोग 2019 अभी देख रहे थे, ये वाला है ना, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये 2020 में लागू हो गया था, ठीक है। इस एक्ट ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को रिप्लेस किया है। पहली बात, इस एक्ट में पुराने के प्रावधानों से अधिक तीव्रता और कम समय में उपभोक्ताओं की समस्याओं के समाधान का प्रावधान है। ये जो 2019 का है, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे कंपैरिजन पढ़ेंगे कि 1986 में क्या क्या प्रोविज़न थे और 19 वाले में क्या प्रोविज़न है, ठीक है। मैं यहाँ पे मेंशन किया हूँ, इनको जल्दी से देख लीजिए, क्योंकि PCS का क्वेश्चन तो यही है ना। CPA 1986 और 2019 में क्या फ़र्क है, तीव्र है, कम समय लग रहा है, ये तो ठीक है, बेसिक सी बातें होंगी। बाकी कोर इशू भी जानना चाहिए। CPA 1986 में जो था, यहाँ पे कोई रेगुलेटर नहीं था, ठीक है। जैसे 2019 के एक्ट में ये रेगुलेटर आपको दिख रहा है, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी का गठन किया गया है CPA 2019 के अधिनियम के तहत, ठीक है। अगर 86 वाला देखें तो यहाँ पे जो शिकायत करता था उस कंज्यूमर कोर्ट में अर्जी दे सकता था जहाँ पे सेलर निवासी हो, यानी आपने कहीं से चीज़ खरीदी, ठीक है, उसमें कोई गड़बड़ी आपने पाई, तो आप शिकायत, आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ की कंज्यूमर कोर्ट से काम नहीं चलेगा। जहाँ का वो दुकान वाला है ना, वहाँ के डिस्ट्रिक्ट का मतलब कंज्यूमर कोर्ट काम करेगा। तो ये भागा दौड़ी वाला काम हो जाएगा ना। फिर मान लो हम दिल्ली से कुछ लाए, है ना, हम तो यहाँ के रहने वाले हैं, प्रयागराज के, तो हम फिर वापस दिल्ली जाएँ, है ना, दिल्ली के कंज्यूमर कोर्ट खोजें। तो यही चीज़ 2019 में इसको ख़त्म किया गया। 2019 के एक्ट में शिकायतकर्ता अपने पास ही स्थित किसी कंज्यूमर कोर्ट में अर्जी दे सकता है। तो ये उसकी भागा दौड़ी वाला काम बच गया कि नहीं बच गया, बहुत बच गया। ई कॉमर्स, यहाँ पे ई कॉमर्स को नहीं लाया गया था, है ना, 1986। तो वो खैर 1986 की बात थी, वहाँ पे उस टाइम पे ई कॉमर्स वाला कोई ज़्यादा सीन था नहीं, है ना। अब तो हर कोई ऑर्डर करके ही मंगा रहा है ना, फ्लिपकार्ट, ई कार्ट, ये सब चल रहा है, अमेजोन चल रहा है, हर कोई ऑर्डर से ही मंगा रहा है, ऑनलाइन मंगा रहा है। तो ये ई कॉमर्स को भी यहाँ पे मतलब ई कॉमर्स तक एक्सटेंड कर दिया गया 19 वाले एक्ट में, ठीक है। अब मान लीजिए आपने प्रयागराज से टीवी ऑर्डर कर दिया, है ना, 56 इंच का, अमेजोन से, एक किनारा टूटा मिला, तो क्या करोगे भाई, कंप्लेंट करोगे। कंप्लेंट का अगर जवाब आ गया तो सही बात, अच्छी बात है, रिप्लेस होगी आपकी, अच्छी बात है। मान लो रिप्लेस नहीं किया अमेजोन वाला, तो फिर क्या करोगे, फिर कंज्यूमर कोर्ट में जाओगे ना। तो आपको प्रयागराज, अब मान लो सेलर, अमेजोन पे सेलर जो बैठा है वो कहाँ का है, ये तो नहीं पता आपको। वो तो जब बिल जनरेट होगा तब शॉप का नाम आपको दिखेगा, तो पता चला हरियाणा का है ना, सेलर हरियाणा का है, तो आप हरियाणा में नहीं जाओगे ना भाई, वहाँ की कंज्यूमर कोर्ट थोड़ी ना खोजोगे। आप प्रयागराज की कंज्यूमर कोर्ट में जाइए, वहाँ पे अपना, आपकी जो शिकायत है वहाँ पे दर्ज कराइए। तो ये 19 वाले एक्ट में ऐसे प्रोविज़न किए गए हैं, हो जाएगा ना। चलिए देखें, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 के बारे में देखेंगे। नेटवर्क रेडीनेस, नेटवर्क की रेडीनेस से संबंधित है, समझ में आ जाता है इससे। रैंकिंग में सुधार हुआ है, 2023 में 60वीं रैंक थी और 2024 में 49th रैंक है। रैंकिंग तो देखा होगा यार आपने, बहुत ज़्यादा जोर दिया नहीं PCS में, ठीक है। बाकी चीज़ें जो है इस पर आप जोर दीजिए। स्थिति देखिए, टेली डेंसिटी एक बार PCS पूछा है ना, आप देखेंगे प्रीवियस क्वेश्चन, टेली डेंसिटी पूछा है, मतलब ये उस टाइम की रिपोर्ट के अनुसार पूछा होगा। टेली डेंसिटी का मतलब है कि ये जो टेली कम्युनिकेशन का जो घनत्व है वो कितना है, 84.69%। ये डेटा एग्जैक्ट याद रखना। वायरलेस कनेक्शन 119 करोड़ हो गया है। इंटरनेट ये जो कंज्यूमर की संख्या है ये भाई 25 करोड़ से बढ़कर 94 करोड़ हो गई। तो अच्छी खासी है यहाँ पे, देखो नेटवर्क रेडीनेस में, तभी यहाँ पे सुधार दिख रहा है। 2023 में 60 से 49 पे आ गए हम लोग 24 में, ठीक है।
चलिए विश्व एड्स दिवस के बारे में पढ़ते हैं। दिवस तो नहीं पूछेगा क्योंकि इतना आसान है। थीम जरूर पूछ सकता है ना। सही राय अपनाना, 4-4 के कॉम्बिनेशन में पूछ रहा था, देखा होगा पीसीएस 2024 में। सही राय अपनाना, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार, यह है विश्व एड्स दिवस की थीम, जो 1 दिसंबर को ऑब्जर्व करते हैं। उससे इंपॉर्टेंट ये चीज़ हम लोगों को सीखना जरूरी है कि एचआईवी है क्या। एचआईवी से होने वाली जानलेवा बीमारी है एड्स, ठीक है। एचआईवी का फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। तो सिंपल सा मतलब है इंसान की जो इम्यून पावर है, प्रतिरोधकता क्षमता है, उसमें उसको डिफिशियंट कर देना, है ना। डिफिशियंसी आ जाती है उसमें, प्रतिरक्षा तंत्र को संक्रमित करती है, ठीक है। ये जो एचआईवी वायरस है, ये प्रतिरक्षा तंत्र को संक्रमित कर देती है, ठीक है। यहाँ तक बिल्कुल बेसिक था। ये सीखिए, CD4 कोशिकाएं जो हैं, CD4 सेल्स जो हैं, इनको वाइट ब्लड सेल्स ये बोलते हैं, इनको अफेक्ट करती हैं, क्योंकि वाइट ब्लड सेल्स ये जो WBC हैं, यही रिस्पॉन्सिबल है हमारे इम्यून सिस्टम के लिए, है ना, मजबूत रखने के लिए, रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग इम्यून सिस्टम। तो अगर पूछा जाए, मान लो वाइट ब्लड सेल ना लिख के क्वेश्चन में CD4 कोशिकाएं लिख दिया, तो कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ध्यान आ जाना चाहिए कि ये वाइट ब्लड सेल ही है। क्लियर। चलिए, क्योर कोई नहीं है ना, क्योर कोई नहीं है, लेकिन एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी होती है, एक आर्ट के नाम से जानते हैं, इस वायरस को दबा सकती है। चलिए, तो ART का भी नाम ध्यान रखना, ठीक है। एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी होती है, एड्स से संबंधित है। ये जो HIV वायरस होता है, इसको सप्रेस कर सकता है, ये थेरेपी उसको सप्रेस कर सकती है, ठीक है। चलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जो जोनल कल्चरल सेंटर है ZCC, क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र, अभी नए नए ZCC का गठन हुआ है, मतलब स्थापना की गई है। संख्या है 7 ZCC स्थापित किए गए हैं संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। अब यहाँ पे देखेंगे, ये जो ZCC समझते हैं ना, क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र जो है, ये बड़े बड़े फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कराते हैं, है ना। जैसे हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है नागालैंड का, आदिवासी महोत्सव हुआ, हॉर्नबिल फेस्टिवल हुआ, ये ZCC द्वारा ही आयोजित किए जाते हैं, ठीक है। तो इनका एक अलग इंपॉर्टेंस है ZCC का। अब ये जो 7 इन्होंने अभी स्थापना की है, इस मंत्रालय के द्वारा किया गया है, ये 7 देख लेते हैं, दिख रहा है ना पूरा एक साथ। चलिए, उत्तर क्षेत्र का जो सेंटर खुला है, ये पटियाला में, ठीक है। प्रयागराज में भी ZCC खुला है, ये उत्तर मध्य का हो गया। उत्तर पूर्व कल्चरल सेंटर ये दीमापुर में खुला है। पूर्वी क्षेत्र की बात करें तो कोलकाता लगा देना, ठीक है। पश्चिमी क्षेत्र की बात करें तो उदयपुर लगा देना। दक्षिण मध्य की बात करें तो नागपुर लगा देना। और दक्षिण साउथ की बात करें, साउथ की अगर बात करें कल्चरल सेंटर की, तो ये तेजापुर लगा देना। तो ये 7 है, ठीक है। 7 हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 ZCC का भी हाल ही में स्थापना की गई है, ये संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। हो जाएगा। चलिए, अभी क्वेश्चन है, नोट्रे-डेम कैथेड्रल, चर्च बोलते हैं ना कैथेड्रल को, गिरजाघर, ये तो हम लोगों ने पढ़ा था बहुत साल पहले, 2019 में बहुत भीषण आग लगी थी इसमें, है ना। पढ़ा होगा, याद आ रहा होगा आपको। विनाशकारी आग के बाद इसको फिर से नवीनीकरण इसका किया गया है, इसी के चलते ये न्यूज में थी। ये पेरिस की है, ठीक है, फ्रांस में है। और ये इसका इंपॉर्टेंस इसलिए क्योंकि यार ये सांस्कृतिक विरासत है ना। ये WHS भी है, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है, तो पढ़ना इंपॉर्टेंट है। मध्य हिगुइन चर्च है, पेरिस में सीन नदी के एक द्वीप पर स्थित है, ठीक है। और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी, ध्यान रखना, फ्रांस की है। चलिए, एक क्वेश्चन बताइए, पेंसिल के नाम से एक पोर्टल है, इसका संबंध किससे है। लगा ले जाएंगे, बाल श्रम को रोकने के लिए, ठीक है। बाल श्रम से एक क्वेश्चन आया था, है ना। एक्सप्लोइटेशन वाले आए थे ना, आर्टिकल 23 और 24 पूछा था पॉलिटी में। पॉलिटी के तो अच्छे खासे क्वेश्चन आए, 29-30 क्वेश्चन आए थे PCS में। और पॉलिटी के क्वेश्चन टफ नहीं थे, है ना। पॉलिटी हो जाती है, कठिन तो हिस्ट्री के थे। ये जो आर्टिकल 24 है, इसमें क्या है, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक कार्य में नियोजित नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये फंडामेंटल राइट है, ये फंडामेंटल राइट है। और क्वेश्चन पूछा गया, आर्टिकल 23 और 24 से क्वेश्चन पूछा गया था। और बाल श्रम को लेके एक एक्ट भी है ना, बाल श्रम प्रतिषेध और रेगुलेशन एक्ट 1986 का। क्लियर है। और 18 का ही अभी आपने पढ़ा, CPA, भूल तो नहीं गए ना भाई, ये पढ़ा ना 86 का CPA, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ये पुराना वाला था, अब तो ये रिप्लेस हो चुका 2019 से। चलिए, वापस आ जाइए, कहाँ पहुँच गए, यहाँ थे ना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, खतरनाक कार्य लिखा 24 में, आर्टिकल 24 में, बच्चों को आप यहाँ पे नियोजित नहीं कर सकते।
तो खतरनाक कार कहाँ पे होते हैं? कारखाने में होते हैं। तो कारखाना एक्ट भी ध्यान रखें 1948। ओके, चलिए इसको देखिए। राष्ट्रीय गोकुल मिशन पर्पज जानना है। स्वदेशी गौजातीय नस्ल जो है, नस्लों के संरक्षण और दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से 2014 में लॉन्च किया गया था। तो अभी क्यों पढ़ रहे हैं इसके बारे में? 2014 का मिशन है, 2014 याद रखना है, मैचिंग में पूछता है भाई। हाल ही में लोकसभा में इस मिशन की भूमिका पर चर्चा की गई है, तो न्यूज में आ गया, तो अब इसको फिर से हम लोग रिकॉल कर ले रहे हैं। उद्देश्य तो हम लोग जाने गए ना, स्वदेशी है, कीवर्ड्स याद रखना, स्वदेशी है, ठीक है, गौजातीय नस्ल, इनको प्रोटेक्ट करना है और ये जो मिल्क का प्रोडक्शन है इसको बढ़ाना है। अन्य उद्देश्यों में क्या है? गौजातीय उत्पादकता को बढ़ावा देना, ठीक है, कर ले जाएंगे। उच्च गुणवत्ता वाले प्रजनन को बढ़ावा देना, ठीक है, ये भी हो जाएगा। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो होता है, कृत्रिम गर्भाधान, इस तरह की जो सर्विसेज होती हैं इसको भी बढ़ावा देना है, ठीक है। ये अन्य हो गए। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट मिशन पढ़ते हैं, एक्सियोम 4 मिशन। एक्सियोम 4 मिशन क्या है? ये निजी अंतरिक्ष, यहाँ पे पढ़िए, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जो हम लोग पढ़ते हैं, ISS है ना, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। अब भारत भी अपना सेपरेट बनाने की कोशिश कर रहा है ना, भारत अंतरिक्ष स्टेशन, ठीक है। तो यहाँ पे ISS के लिए एक निजी अंतरिक्ष उड़ान है, एक्सियोम 4। ये ISS है, ये तो भैया अपना कक्षा में घूमता रहता है ना, स्टेबल है। तो वहाँ तक उड़ान भरने के लिए, वहाँ तक जाने के लिए अंतरिक्ष यात्रियों को एक प्लेन चाहिए ना, तो उस प्लेन का नाम है एक्सियोम 4 मिशन। इस मिशन के तहत स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट का उपयोग किया जाता है। स्पेस एक्स तो जान ही रहे होंगे, है ना, एलॉन मस्क साहब का है। और क्या है इसमें, अब इसके बारे में देखो थोड़ा। स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट जो है एलॉन मस्क साहब का, स्पेस से भी यही है, ठीक है, यही ले जाएगा। एक्सियोम 4 मिशन का नाम है। ओवरऑल ऑर्गेनाइजर, ठीक है, नासा है। वो क्वेश्चन पूछेगा स्टेटमेंट में ना, कि नासा से संबंधित है या फिर इसरो से संबंधित है, स्पेस एक्स को भी ऐड कर देगा। ये रीयूजेबल स्पेस क्राफ्ट है जो अंतरिक्ष यात्रियों को ISS तक ले जाता है। अब समझ में आया पर्पज इसका? चलिए, 2 भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को शामिल इस मिशन के लिए शामिल किया गया है। चलिए, शामिल 2 बार लग गया, कोई बात नहीं। इनका नाम याद रखना, शुभांशु शुक्ला और प्रशांत बालकृष्णन नायर। ग्रुप कैप्टन है दोनों ही, शुभांशु शुक्ला और प्रशांत बालकृष्णन नायर। ये एक्सियोम 4 मिशन के लिए इनको चुना गया है, ठीक है। चलिए, चलो फिर से रिकॉल करा देते हैं ISS के बारे में। वैसे मैं हर PDF में अगर चर्चा होती है किसी टॉपिक की तो मैं ऐड कर देता हूँ। ISS क्या है भाई? बहुत बड़ी सी लैब है ना, तमाम मूवी भी बन गई हैं इस पर। तो 400 किलोमीटर ऊपर पृथ्वी की सतह से परिक्रमा करती है, ठीक है। इसकी स्थापना किसने की थी? नासा के सहयोग से, रॉसकॉस्मोस से जो रसिया का है ना, यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो है, जापान की JAXA है, और ये जो CSA है ना, ये चाइना के सहयोग से यहाँ पे स्थापित किया गया था ISS को। नासा, रसिया यानी USA, रसिया, यूरोपियन यूनियन, JAXA और चाइना यानी जापान और चाइना। क्लियर? ये सॉरी, ये CSA कनाडा है, सॉरी कनाडा है, माफ कीजिएगा, कनाडा स्पेस एजेंसी है, चाइना नहीं है। अब देखिए थोड़ी सी विचित्र बातें पढ़िए इसके बारे में। ISS जो है ये लगभग 7.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा करता रहता है, यानी 90 मिनट में पृथ्वी की परिक्रमा करता है ना। और 24 घंटे में ISS पृथ्वी की 16 परिक्रमाएं करता रहता है। एक दिन में ISS पृथ्वी को 16 बार घूम जाता है ना, 16 बार चक्कर लगा लेता है पृथ्वी का ISS एक दिन में। इसका मतलब है कि 16 सूर्योदय और 16 सूर्यास्त से गुजरता है ना। तो ये अच्छी बातें थी, इसके बारे में कुछ रोचक बातें थी, ध्यान रखिएगा। वैसे क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाएगा, ये तो कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जानना चाहिए। क्वेश्चन पूछ भी लेगा तो क्या करोगे फिर? ये सब क्वेश्चन इंटरव्यूज में वैसे काम आते हैं। अगर साइंस एंड टेक आपका फेवरेट है और वहाँ पे जुबान से निकल गया है ना, तो ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा फिर इंटरव्यूअर। चलिए अब पढ़ते हैं 4 दिसंबर के बारे में। 4 दिसंबर को ऑब्जर्व करते हैं, विश्व वन्य जीव संरक्षण दिवस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वन्य जीव के संरक्षण को लेके एक एक्ट भी है भारत के पास, है ना, 1972। 1972 पढ़ते हैं ना। और अब तो फॉरेस्ट रिपोर्ट भी आ गई है यार, है ना, लेटेस्ट फॉरेस्ट रिपोर्ट यानी 2023 की आ गई है। इसको कवर करा देंगे 1-2 दिन में, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैसे इस बार तो क्वेश्चन मुझे दिखे नहीं, पूछा था क्या PCS में इस बार 2024 में फॉरेस्ट रिपोर्ट से? हाँ, लेकिन RO के लिए कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2021 का कंपैरिजन करके पढ़ेंगे हम लोग, है ना, 2021 का और 2023 का। चलिए,
विश्व वन्यजीव संरक्षण दिवस देख लिया, 1972 का एक्ट है और 4 दिसंबर को ऑब्जर्व करते हैं। अब थोड़ा देखते हैं यहाँ पे भारत के पास वन्यजीव को लेके और बायोडाइवर्सिटी को लेके बहुत बहुत चीज़ें हैं। हम लोग तो मोस्ट डाइवर्स वैसे भी नेशन में आते ही हैं, मोस्ट डाइवर्स नेशन है हम, ठीक है। डाइवर्स यहाँ पे, डाइवर्स का मतलब बायोडाइवर्स है यहाँ पे, वैसे भी हर हर क्षेत्र में ही डाइवर्स है, लेकिन यहाँ पे हम लोग यहाँ पे पर्यावरण को लेके कर रहे हैं ना, तो बायोडाइवर्स लिखा हूँ। भारत का जो एरिया है वो पूरे विश्व के एरिया के 2.4% है। बहुत पहले पढ़े हैं हम लोग, है ना, बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। प्रजातियों के बारे में अगर बात करें तो भारत के पास प्रजातियाँ पूरी विश्व की प्रजातियों से 7 से 8% तक है। तो ये अच्छा खासा यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन है। प्रजातियों में भी भारत का एरिया में 2.4% है, प्रजातियों में 7 से 8% है। और हॉटस्पॉट भी हम लोग लिए बैठे हैं ना, 4 हैं। पूरे विश्व में टोटल हॉटस्पॉट कितने हैं? 34। कितने हैं? 34। 34 में से 4 हमारे पास हैं। कौन कौन से हैं ये भी पूछा जाता है, जल्दी से बता दीजिए। हिमालय हॉटस्पॉट है, ठीक है। इंडो बर्मा पढ़ते हैं, पश्चिमी घाट श्रीलंका को एक साथ पढ़ते हैं, और चौथा है सुंडालैंड। यही पढ़ते हैं ना 4। हाँ, पर यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग बताइए, ये जो हिमालय है ये वेस्टर्न हिमालय है या फिर ईस्टर्न हिमालय है? बायोडाइवर्सिटी आपको किस तरफ दिखती है? वेस्टर्न साइड दिखती है या फिर ईस्टर्न हिमालय में दिखती है? ईस्टर्न हिमालय में दिखती है ना। चलिए, वन्य जीवों से संबंधित महत्वपूर्ण पहले भी हम लोग देख लेते हैं, लगे हाथ यहाँ पे सारी चीज़ें कवर कर लेंगे। 1976 का था भैया 42वां संविधान संशोधन, इसको तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। इसमें क्या हुआ था? 42वें संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ, वन और जंगली जानवर, पक्षियों का संरक्षण राज्य सूची से समवर्ती यानी कॉन्करेंट लिस्ट में ट्रांसफर कर दिया गया, ठीक है। तो ये बात याद रखना, ये जो स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में ये जो ट्रांसफ़र हुआ है पक्षियों का, जंगली जानवरों का, वनों का, ये 42वें संविधान संशोधन से हुआ था, ठीक है। आर्टिकल 48A हम लोग पढ़ते हैं, ये DPSP का भाग है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो होते हैं राज्य की नीति निर्देशक तत्व। आर्टिकल 48A क्या है? पर्यावरण की सुरक्षा, सुधार, वनों वन्य जीवों की सुरक्षा राज्य करेगा। तो इसमें राज्य के लिए कुछ नीति निर्देशक तत्व है ना, राज्य की मर्जी होती है, करें नहीं करें, आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते हो। और आर्टिकल 51A(G) जो है ये फंडामेंटल ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है। कैसा कर्तव्य है? वनों और वन्य जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा, ये हमारा कर्तव्य है। तो ये फंडामेंटल ड्यूटी में भी है, वन जीवों को लेके, वनों को लेके, नेचुरल रिसोर्स को लेके DPSP में भी जिक्र है, ठीक है। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 हम लोग पढ़ते ही हैं, बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 पढ़ते ही हैं, ठीक है। 1980 भी पढ़ते हैं, फॉरेस्ट एक्ट, है ना। और EPA यानी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट भी पढ़ते हैं 1986 का। तो यहाँ पे सारी चीज़ें हैं, कुछ छूटेगा नहीं। राष्ट्रीय वन्य जीवों पर कार्य योजना जो है ये 2017 से 2031 तक है। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, राष्ट्रीय वन्य जीवों पर कार्य योजना जो है, एक्शन प्लान जो है, वो 2017 से 2031 तक का है। ऑपरेशन सेव कुरमा, इसको बताइए, सेव कुरमा, कुरमा का क्या मतलब है? कौन से यहाँ पे प्राणी को बचाया जा रहा है? कमेंट करके बताइएगा। तो सेव कुरमा भी चला रहे हैं भारत सरकार। ऑपरेशन थंडरबर्ड भी यहाँ पे रन कर ही रहा है। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1952 का है ही, प्रोजेक्ट टाइगर भी 1973 का, और नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है NTCA, ये भी है ना। ये तो हमारे भारत के इनिशिएटिव हो गए थे। अब ग्लोबल लेवल पर अगर देखें तो हम लोग साइट्स हमेशा पढ़ते ही रहते हैं। साइट्स का फुल फॉर्म यहाँ पे हिंदी में मैं लिखा हूँ, पढ़ लीजिए। वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजाति जो हैं, इन पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन को साइट्स बोलते हैं। कन्वेंशन और माइग्रेटरी स्पीसीज हैं, CMS हम लोग पढ़ते हैं। CBD पढ़ते हैं, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। UNFF पढ़ते हैं, यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट। विश्व विरासत सम्मेलन होते ही रहते हैं। रामसर कन्वेंशन 1971 का पढ़ते हैं, है ना। ट्रैफिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वन्य जीव व्यापार निगरानी नेटवर्क, IUCN भी पढ़ते हैं, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन फॉर नेचर। और GTF भी पढ़ते हैं, ग्लोबल टाइगर फोरम। ये वनों को, वन्य जीवों को, पर्यावरण को किसी न किसी तरीके से यहाँ पे महत्वपूर्ण साबित हो ही रहे हैं। ग्लोबल इनिशिएटिव हों चाहे वो भारत के हो जाएगा ना। चलिए, अब यहाँ पे पढ़ते हैं PM अभिम जो है, ये क्या है? ये एक योजना का नाम है, अभिम। इसका फुल फॉर्म देख लीजिए पहले। A का मतलब है आयुष्मान, B का मतलब है भारत, H का मतलब है हेल्थ, I का मतलब है इंफ्रास्ट्रक्चर, अवसंरचना, और M का मतलब है मिशन। तो ये अभी इनका फुल फॉर्म हो गया, ठीक है। पुराना नाम जो था ना इस स्कीम का, पुराना नाम था PM आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना, स्वस्थ भारत योजना, सॉरी, आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। अब ये होगी ख़त्म। अब इसका नया नाम क्या है? PM अभिम।
इसमें की पॉइंट आपको क्या क्या याद रखना है, ये हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके है, ठीक है, हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके ये योजना है। हिंदी में नाम लिखा है यहाँ पे, पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन, ये अब इसका नया नाम है। ये स्ट्रक्चर की जो बात हो रही है, कैसा स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर में ही लिखा है आयुष्मान आरोग्य मंदिर यहाँ पे बनाए जा रहे हैं, शहरी स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र बनाए जा रहे हैं, सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयाँ बनाई जा रही हैं, यूनिट्स बनाई जा रही हैं, लैब भी बनाई जा रही हैं, सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं, क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल्स भी बनाए जा रहे हैं। मतलब ये स्ट्रक्चर है अवसंरचना से संबंधित इस योजना का, बस ध्यान रखना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन कीजिए, हाल ही में असिस्टेड डाइंग बिल किस देश द्वारा लाया गया। डाइंग बिल से तो समझ में आ रहा होगा, है ना, असिस्टेड डाइंग का मतलब है सहायता प्राप्त मृत्यु। इसको आप एक्टिव एक्टिव इच्छा मृत्यु भी बोल सकते हैं। ये एक्टिव और पैसिव पढ़े हो ना, एक्टिव जो हम लोग पढ़ते हैं, नाम नहीं याद आ रहा, हाँ, यूथेनेसिया, है ना, यूथेनेसिया एक्टिव होता है और पैसिव होता है, मैं दोनों की यहाँ पे चर्चा कर लूंगा। असिस्टेड डाइंग बिल जो है ये अभी लाया गया ब्रिटेन में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कोई क्यों कराता है भाई, सहायता प्राप्त मृत्यु कोई क्यों चाहता है, इस वजह से असाध्य रोग है, आप इस रोग से निपटान, आपका उपचार तो हो नहीं पाएगा, है ना, आपको मरना ही मरना है, मतलब 2-4 महीने में 6 महीने में मरेंगे ही मरेंगे, तो उससे अच्छा पहले ही मर जाएं, इस तरीके की फीलिंग रहती होगी भाई पीड़ित में। तो असाध्य रोग से पीड़ितों को डॉक्टर की सहायता से पीड़ित का जीवन समाप्त करना, इसी को एक्टिव यूथेनेसिया भी बोलते हैं, असिस्टेड डाइंग भी बोलते हैं। अब यहाँ पे आओ और सीख लेते हैं कुछ। सक्रिय इच्छा मृत्यु जो है इसको बोलते हैं इंग्लिश में एक्टिव यूथेनेसिया। सक्रिय का मतलब है, सक्रिय का मतलब है किसी पदार्थ या फिर इंजेक्शन के द्वारा जीवन को समाप्त कर देना, मतलब बाहरी रूप से कुछ ना कुछ उसको खिला के या फिर इंजेक्शन के माध्यम से जहर दे देना और उसको उसका मर जाना, ये एक्टिव यूथेनेसिया होता है। निष्क्रिय इच्छा मृत्यु का मतलब है कि आप आईसीयू में डले हैं ना, केबल वगैरह लगी हैं, है ना, ट्यूब वगैरह लगी हैं आपके शरीर में, उनको सबको हटा लेना, यानी उपकरण जो लगे हैं, उपचार जो हो रहा है आपका, उसको हटा लेना, तो आप वैसे ही मर जाएंगे। क्लियर है। चलिए इसको सीखिए, अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस जो है ये 4 दिसंबर को मनाते हैं भैया, अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस। चीता के बारे में एक बड़ा रोचक यहाँ पे तथ्य देखिए, खय्याम नाम का एक चीता था, खय्याम नामक चीते के सम्मान में इस दिन को नामित किया गया है, ठीक है, 4 दिसंबर को। अब इसमें क्या खास थी भाई खय्याम में, यहाँ पे देखिए, अमेरिकी एक जूलॉजिस्ट थे, डॉक्टर थी, मतलब डॉक्टर लारी मार्कर, इनके द्वारा खय्याम नामक चीते को पाला गया था। और टाइगर से संबंधित जो भी इंस्टीट्यूशन थे अमेरिका में, उनकी ये चीफ वगैरह भी रही थी, ठीक है, तो ये उस वजह से है। 4 दिसंबर याद रखना, चीता दिवस। सबसे ज़्यादा चीते कहाँ पे, नामीबिया में सबसे अधिक चीता है, ठीक है। कुछ ट्रांसफ़र भी हुआ था ना, भारत में भी आए थे, शायद 10 लाए गए थे ना, कुछ उसमें शायद 2-3 मर भी गए थे, कुछ जिंदा होंगे, एग्जैक्ट फिगर मुझे याद नहीं याद है। भारत में भी नामीबिया और साउथ अफ्रीका से चीते लाए गए थे, ठीक है, ये हम लोगों ने देखा था। प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट चीता के तहत, ये ध्यान रखना, ये मार्क में कर रहा हूँ, प्रोजेक्ट चीता के तहत 2022 में प्रारंभ किया गया था। ये जो आए थे ना, नामीबिया से और साउथ अफ्रीका से चीते लाए गए थे, वो इसी प्रोजेक्ट के तहत लाए गए थे। तो प्रोजेक्ट चीता का 2022 याद रखना, ठीक है। चलिए लेक इफेक्ट सुनो, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ज्योग्राफी का। देखिए इसको, लेक इफेक्ट सुनो है, नाम से ही पता चल रहा है, मतलब झील के आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ पे भारी हिमपात का हो जाना, ये मौसमी परिघटना होती है, स्थानीय मौसमी परिघटना, झीलों के आसपास के क्षेत्रों में भारी हिमपात, ठीक है। न्यूज में क्यों था, ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको देखिए, ठीक है। अमेरिका की 5 ग्रेट लेक्स हम लोग पढ़ते हैं, वो अभी अभी देख लेंगे, नीचे ऑर्डर भी देख लेंगे, वेस्ट टू ईस्ट वगैरह ये सब पूछता रहता है। सिटीज़ का एक क्वेश्चन पूछा था अभी पीसीएस में ना, अमेरिका की 5 ग्रेट लेक्स जो है इनके आसपास एक घटना देखी गई, ठीक है। घरों को बर्फ से ढके इग्लू में परिवर्तित, ये मतलब इतना ज़्यादा हिमपात हुआ कि ये इग्लू में परिवर्तित हो गए, जो वहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया जो था। ये होता क्यों है, ये थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे टेक्निकल है। ये जो कनाडा से जो ठंडी हवाएं आती हैं ना, ऊपर से कोल्ड एयर फ्रॉम कनाडा, और ये 5 ग्रेट लेक्स की बात हो ही रही है, तो लेक से ये जो हीट है और मॉइस्चर है, तो यहाँ पे देखो 3-3 का कॉम्बिनेशन होता है, हीट, मॉइस्चर और कोल्ड एयर का जब कॉम्बिनेशन बनता है ना, तो फिर यहाँ पे क्लाउड का फॉर्मेशन होता है, बादलों का निर्माण होता है। चूँकि आगे की डायरेक्शन में ट्रेवल कर ही रहे हैं, तो फिर कंडेंसेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है, और कंडेंसेशन जब हो जाता है पूरी तरीके से, तो यहाँ पे फिर ये हैवी स्नोफॉल होता है, ठीक है, आवासीय क्षेत्रों पर। तो यही ये इग्लू बता रहे थे कि ये इतना ज़्यादा हिमपात हुआ है कि ये इग्लू में परिवर्तित हो गए। चलिए अब ये 5 ग्रेट लेक्स एक बार देख लीजिए, आसान है वैसे। सुपीरियर है ना, ऑर्डर पूछा जाता है तो जल्दी से देख लीजिए, सुपीरियर हो गया, फिर मिशिगन हो गया,
ये वेस्ट टू ईस्ट हम लोग देख रहे हैं, फिर ह्यूरॉन हो गया, फिर एरी हो गया, फिर लास्ट में ओंटारियो। ये ओंटारियो, एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात होती है यहाँ पर कि एक ही लेक ऐसी है जो पूरी की पूरी यूएसए में लाई करती है। बाकी जो चार लेक हैं, बाकी जो चार लेक हैं ये बॉर्डर पर है ना। इंटरनेशनल बाउंड्री जो है कनाडा की और यूएसए की बाउंड्री पर लाई करती हैं। ठीक है, यहाँ से एक रिवर भी गई है, रिवर भी इंटरनेशनल बाउंड्री बनाती है। रिवर का नाम है सेंट लॉरेंस। ठीक है, सेंट लॉरेंस। सेंट लॉरेंस के ही माध्यम से ये पांचों नदियाँ कहाँ, मतलब किससे जुड़ी हैं? अटलांटिक ओशियन से। ठीक है, अटलांटिक ओशियन से। मैप पे देखिएगा तो दिख जाएगा। बाकी और इम्पोर्टेंट ये चीज़ हम लोगों ने डिस्कस कर ही ली। लेक मिशिगन जो है ये इसका संपूर्ण क्षेत्र यूएसए में है, बाकी सभी कनाडा और यूएसए की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। ठीक है, सेंट लॉरेंस रिवर के माध्यम से यह झीलें अटलांटिक ओशन से जुड़ी हैं। ओके, चलिए सी बॉक्स पोर्टल, ये हम लोग बहुत पहले पढ़े थे, है ना। सी बॉक्स पोर्टल क्या है? महिलाओं के यौन उत्पीड़न से सुरक्षा के लिए इस पोर्टल को हाल ही में लॉन्च किया गया। सी बॉक्स के नाम से और पहले भी हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली चाइल्ड डेवलपमेंट द्वारा इसको लाया गया है। महिलाओं के यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम जो है 2013, याद रखना। इस एक्ट के एग्जीक्यूशन में ये थोड़ा सा हेल्प करेगा, स्पीड अप लाएगा, है ना, स्पीड लाएगा। इसको की पॉइंट्स देखिए, ये जो कंप्लेनेंट होंगे, शिकायतकर्ता, इनका विवरण गोपनीय रखा जाएगा। केवल इंटरनल कमेटी के अध्यक्ष को ही इसकी जानकारी होगी। देखो स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछेगा ना तो यही सब डालेगा, ऐसे ही तो पूछता है ना भाई। तो ये गोपनीय वाली बात याद रखना, क्वेश्चन बना देगा। हाँ, कि कोई भी नहीं देख सकता है, तो यहाँ पे इंटरनल कमेटी के अध्यक्ष देख सकते हैं। ठीक है, और इस एक्ट के तहत जांच के लिए 90 दिन का समय निर्धारित है। ये भी इंपॉर्टेंट है, डेज चेंज कर देगा स्टेटमेंट में, तो उस तरीके से ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन देखिए। वर्ल्ड फर्स्ट चैलेंज जो है, इस पहल की घोषणा किसके द्वारा की गई है? वर्ल्ड फर्स्ट चैलेंज आईसीएमआर यानी इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च जो है, इसके द्वारा किया गया है। क्या है भाई इसमें फर्स्ट चैलेंज में? यानी स्वास्थ्य संबंधी जो मुद्दे होते हैं, इसके लिए नवीन समाधानों की यहाँ पर खोज की जाएगी इस इंस्टीट्यूशन के द्वारा। ठीक है, तो वर्ल्ड फर्स्ट चैलेंज याद रखना आईसीएमआर। भारत का 57th टाइगर रिजर्व, अभी इसकी स्क्रीनशॉट मैंने टेलीग्राम पे भेजा था। खैर ये सब पूछा उछा तो है नहीं, लेकिन याद रखिए रातापानी, आर ओ में पूछेगा ना। रातापानी टाइगर रिजर्व ये 57th है टाइगर रिजर्व। ठीक है, अभी 2 दिसंबर को घोषणा हुई है इसकी। रातापानी मध्य प्रदेश का है, मध्य प्रदेश का ये 8वां है, भारत का 57। टोटल भारत में कितने हो गए? 57। 56वां कौन सा था? जीजीटीपी पढ़ते हैं हम लोग, गुरु घासीदास तमोद पिंगला टाइगर रिजर्व जो है छत्तीसगढ़ का। ठीक है, ये 56वां था। 55वां धौलपुर कसौली टाइगर रिजर्व राजस्थान का था। 54वां वीरांगना दुर्गावती था, ठीक है, मध्य प्रदेश का। और 53वां गुरु घासीदास। तो गुरु घासीदास अलग है और गुरु घासीदास तमोर पिंगला अलग है, मिक्स मत कर देना। तो ये 2023 के हैं, मतलब 2023 में घोषणा हुई है इनकी, 2024 में दो हो गए, जीजीटीपी और ये रातापानी। क्लियर? चलिए, सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन है एरिया वाइज? नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश। उसके बाद फिर मानस का स्थान आता है। फिर तीसरा सबसे बड़ा है मेलघाट टाइगर रिजर्व। ठीक है, चलिए टोटल टाइगर कितने हैं भारत में? 3682। टाइगर सेंसस 2022 के अनुसार 3682 ही टाइगर हैं। पीएम डिवाइन देखिए, पीएम डिवाइन सीएसएस यानी सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए है, पूर्वोत्तर क्षेत्र में त्वरित और समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए पीएम डिवाइन को लाया गया 2022-23 में लॉन्च। इसको मार्क कीजिए, सुपर इंपॉर्टेंट। ठीक, नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए और भी हम लोगों ने पढ़ी थी स्कीम्स, वो भी देख लेंगे। तो ये पीएम डिवाइन याद रखिएगा। नॉर्थ ईस्ट में ये है, ये पढ़ते हैं हम लोग। एक तो कैपिटल का भी क्वेश्चन पूछा था अभी पीसीएस 2024 में, है ना, पूछा था ना, जिसमें वो खार्तूम था, है ना, खार्तूम सूडान की कैपिटल। और शायद इथोपिया था, है ना, इथोपिया की कैपिटल एडिस अबाबा। यही क्वेश्चन था शायद, 4 ऑप्शंस थे उसमें, 4 कॉम्बिनेशन। तो इसको पढ़ाने का तो कोई मतलब नहीं है, सब जान ही रहे होंगे ना। कैपिटल देख लीजिए, त्रिपुरा अगरतला, है ना, मिजोरम की आइजोल है, मणिपुर की इम्फाल है, नागालैंड की कोहिमा है, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर है, सिक्किम की गंगटोक है, असम की दिसपुर है ना, मेघालय की शिलांग है। और एक चीज़ आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, असम जो है, असम 7 सिस्टर्स को यहाँ पे टच करता है सभी को, क्योंकि बीच में घुसा है ना। देखो अरुणाचल प्रदेश से बॉर्डर शेयर हो रही, नागालैंड से हो रही, मणिपुर से हो रही, मिजोरम से हो रही, त्रिपुरा से हो रही, मेघालय से भी हो रही, तो ये 7 सिस्टर्स हैं। चलिए नेक्स्ट कीजिए, ये क्या है? 2022, हाँ ये इसी सिम का है ये। पीएम डिवाइन जो पड़ा है 2022-23 से 2025-26 तक की अवधि के लिए 6600 करोड़ रुपए परिव्यय होगा इस स्कीम के तहत। ठीक है, चलिए
NER यानी नॉर्थ ईस्ट रीजन में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए उन्नति योजना 2024 में, ये तो हम लोगों ने पढ़ा था अभी, उन्नति योजना भी लॉन्च की गई है, लेकिन कंप्लीटली डेडिकेटेड है इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेके, ठीक है। दिसंबर 2024 में किस राज्य में भूकंप के झटके महसूस किए गए? तेलंगाना। बहुत बेसिक सा है, पूछेगा नहीं। यहाँ पे मैं भूकंप के बारे में थोड़ा चर्चा करना चाह रहा था, फिर सोचा जाने दीजिए, क्योंकि ये जो हम लोग पढ़ते हैं ना, पी वेव्स पढ़ते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी सरफेस वेव वगैरह, तो ये नेक्स्ट PDF जो है ना 16 दिसंबर से जो 30 दिसंबर जो बना रहा है उसमें कवर किया है, तो वहाँ पे हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे फिर इसको स्किप कर दिया। भारत का पहला गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर स्थापित कहाँ किया गया है? पहला है भारत का पहला गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर हैदराबाद, साइबर सिक्योरिटी पर ये काम करेगा, ठीक है। आइए हॉर्नबिल महोत्सव देख लेते हैं एक बार। सब जानते हैं नागालैंड में ऑर्गेनाइज होता है, ठीक है। कौन ऑर्गेनाइज कराता है? ZCC कराती है ना, जोनल कल्चरल सेंटर जो है, अभी हम लोगों ने देखा था। त्योहारों की भूमि किसे बोला जाता है? नागालैंड को बोला जाता है। न्यूज़ में क्या होता है, PM मोदी ने हाल ही में 25 वर्ष पूर्ण होने पर इस त्यौहार के भी 25 वर्ष पूर्ण हुए, तो बधाई दी है, इस वजह से चर्चा में है। कुछ चीज़ें देखेंगे हम लोग हॉर्नबिल के बारे में। हॉर्नबिल ये मतलब ये तो चिड़िया है ना, हॉर्नबिल तो एक चिड़िया है, तो चिड़िया के नाम पर मतलब महोत्सव, तो कुछ इंपॉर्टेंस होगा इस बर्ड का। जनजातियों की समृद्ध विरासत का प्रतीक है हॉर्नबिल महोत्सव, ठीक है। और हॉर्नबिल को ही क्यों चुना? क्योंकि ये नागाओं का सबसे पूजनीय और प्रिय पक्षी है हॉर्नबिल। लेकिन ध्यान रखना, अगर राज पक्षी पूछ लेगा, जब क्वेश्चन ऐसे पुटअप मतलब क्वेश्चन बनाया जा सकता है हॉर्नबिल महोत्सव पर, कि ये नागालैंड का, ठीक है, समृद्ध विरासत का प्रतीक है और ये वहाँ का महोत्सव है। दूसरा लिख देगा कि हॉर्नबिल नागालैंड का राज पक्षी है, तो राज पक्षी नहीं है, ठीक है। वैज्ञानिक नाम देखिए, बुसेरोस बाइकॉर्नी, ये हॉर्नबिल का वैज्ञानिक नाम। अरुणाचल प्रदेश और केरल का राज्य पक्षी है, ठीक है, हॉर्नबिल, लेकिन नागालैंड का नहीं है, लेकिन नागालैंड का राज्य पक्षी नहीं है। नागालैंड का राज्य पक्षी का नाम है ट्रैगोपैन। मैं इसकी इमेज लगा दूंगा तो देख लेना, तीतर की एक प्रजाति है, तीतर की तरह दिखता है लेकिन रंग बिरंगा होता है। ट्रैगोपैन रंग बिरंगा होता है। कुछ देखेंगे अरुणाचल प्रदेश की कुछ ट्राइब्स देखेंगे, चलिए। अंगामिस, कचरिस, एओस। ऐसा नहीं है क्वेश्चन मतलब पूछे नहीं गए, क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, ह्यूमन ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुकी पूछा है, चकेसांग, कोन्याक, काबूस, लोथस, मायो, मिकीर्स, रैंगमास और टेखुल्स, ये और नीलियांग, ये ट्राइब्स हैं अरुणाचल प्रदेश की। काम आ जाता है, कभी कभी दिख जाती हैं, कुकी दिख जाता है ना, मिकीर्स दिख जाता है, तो मैचिंग में काम आती हैं, ठीक है। तो ये हो गया अपना 1 से लेके 15 दिसंबर तक का करंट अफेयर्स। और ये जो PDF हैं ये अब मैं पेड कर रहा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। पेड ग्रुप यहाँ पे स्टार्ट करूँगा, ठीक है, तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, तो ये मिल जाएगा आपको PDF, वहाँ पे मिलती रहेंगी। मैं डिटेल भेजूँगा, नेक्स्ट वीडियो में भेजूँगा। अभी अभी मतलब इतना प्लान्ड नहीं था मतलब मेरे माइंड में, तो ऐसा कुछ बनाया नहीं, अभी ग्रुप बनाया नहीं है। तो ठीक लगे तो ज्वाइन कर लेना, नहीं तो कोई बात नहीं, बाकी वीडियोज़ तो मिलते ही रहेंगे, वीडियो में तो पढ़ा ही रहा हूँ। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।